नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले विषय के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों का अध्याय जो है फर्स्ट यानी ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एकक सेल के घनत्व की गणना आप कैसे करेंगे इसके बारे में। तो इससे पहले यदि आपको हम बता दें कि आप लोगों का टेस्ट का आयोजन किया जाने वाला है, यानी कि आपको एक वीडियो बताया गया था, उसमें आपको बताया गया था कि टेस्ट आपका लिया जाएगा। टेस्ट की जो व्यवस्था है, जो कैसे क्या करना है, उस वीडियो को जाके आप लोग देख लीजिए, उसके बारे में पूरा जानकारी ले लीजिए। उसके बाद आप लोग टेस्ट में शामिल होइए, जिससे टेस्ट देंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितनी जानकारी हो गई है और कितना और जानकारी आपको आवश्यकता पड़ेगी और किस तरीके से और आपको समझाया जाए जिससे आप अच्छे से समझ जाए। तो आइए आज के क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। हम लोग का क्या है, एकक सेल के घनत्व की गणना करने के लिए है। एकक सेल के घनत्व के लिए ये पूरा आपको दिखाया गया है, लेकिन आप नोट कर लेंगे, लेकिन कहीं आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको आवश्यकता कितना, इसी सूत्र का आपको गणना निकालने के लिए कहीं सूत्र नहीं पूछेगा, केवल आपको ये फार्मूला याद रहे और इस फार्मूले में आपके इसके बेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद समझ लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। तो आपका देखिए करना क्या है, पहले हम लोग मान लेंगे कि माना एकक सेल के कोर की लंबाई, कोर का मतलब जो भुजा है, भुजा की जो लंबाई है स्मॉल ए है। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या है, स्मॉल डी, यानी घनत्व डेंसिटी यानी कि स्मॉल डी से प्रदर्शित किया गया, तथा मोलर द्रव्यमान कैपिटल यम है। मोलर द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल यम से प्रदर्शित करेंगे। और एकक सेल में परमाणुओं की जो संख्या है वो जेड है, यानी कि जेड का मतलब परमाणुओं की संख्या और कैपिटल एम का मतलब मोलर द्रव्यमान, स्मॉल डी का मतलब घनत्व और स्मॉल ए का मतलब उसकी भुजा की लंबाई। अब देखिए यहां पे एकक सेल में एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि जो एकक सेल है उस एकक सेल में एक परमाणु का द्रव्यमान की बात किया जाए तो उसको हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित किए हैं। तो परमाणु का मोल यानी एक परमाणु का द्रव्यमान यदि निकालना होगा तो आपको कैसे निकालना होगा कि परमाणु का मोलर द्रव्यमान, यानी कि मोलर द्रव्यमान मतलब कैपिटल यम बटे एवोगैड्रो संख्या एन ए। एवोगैड्रो संख्या आप लोग 11 में पढ़े होंगे इसके बारे में, यानी कि इसका जो मान होता है इसको हम लोग एन ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है ए 6.022 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु प्रति मोल, यानी कि एक मोल में यदि इतनी संख्या यदि जिसमें भी पाई जाएगी वो आपका एवोगैड्रो संख्या होती है। तो ये इसका मान हो गया। अब जो एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं का कुल द्रव्य, यानी कि जितने एक परमाणु का आपको निकाल लिए कि स्मॉल एम की वैल्यू कितना है, इतना है आपका, आप निकाल लिए। अब आप निकाल लीजिए पूरे जितने भी एकक सेल हैं उन सभी एकक सेल में टोटल कितने परमाणुओं का द्रव्यमान हो जाएगा। तो आपका जितने भी परमाणुओं की संख्या उस एक वाले में ले जाके गुणा, यानी एक का यदि आपको पता चल जाए कि एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है तो टोटल का निकालना हो तो जितने भी आपके परमाणुओं की संख्या होगी उससे ले जाके गुणा गया, यानी कि आपका स्मॉल एम एक परमाणु का द्रव्यमान निकल गया और कुल द्रव्यमान निकालना होगा तो जेड का गुणा, यानी जो परमाणुओं की संख्या है उस परमाणुओं की संख्या का गुणा कर देंगे। और उसके बाद आपका स्मॉल एम जो है, स्मॉल एम की वैल्यू आप एम बटे एन ए रख देंगे स्मॉल एम की जगह। अब देखिए आपका घन एकक सेल का, यानी कि जो एकक सेल है उस घन का आयतन आप निकालेंगे। आयतन का मतलब भी, और आयतन क्या होता है, यानी कि घन का जो होता है भुजा का क्यूब होता है, तो कोर की लंबाई का क्यूब हो जाएगा, यानी कि आपका भुजा क्या है ए है तो भी बराबर क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। अब हम लोगों का एकक सेल का घनत्व डी बराबर निकालना है, तो ए घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो किसके लिए आपका एकक सेल का, तो एकक सेल का द्रव्यमान बटे एकक सेल का आयतन। तो द्रव्यमान आपका क्या है, ये वाला है, आयतन क्या है ये, वही मान आप क्या करिए रख दीजिए। डी बराबर आपका द्रव्यमान बटे आयतन, ये बटे करके देखिए द्रव्यमान आपका पूरा है इंटू बटे करके तो एक बटे आपका ये होगा। तो जेड यानी स्मॉल डी बराबर जेड गुणे कैपिटल एम बटे एन ए इंटू एक बटे ए क्यूब। ये आपका
सूत्र है आपका। यानी कि आपको एकक सेल के घनत्व की गणना करने के लिए जब कहा जाएगा तो आपका इनकी फार्मूले की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करनी। तो ऐसे ही यही क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, आपसे कई तरीके का क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको घनत्व दिया जाए और आपसे भुजा पूछ ली जाए, या यह भी हो सकता है कि आपको सब कुछ दिया जाए और ये जेड की वैल्यू पूछ लिया जाए। आपसे यह भी कहा जा सकता है कि कैपिटल एम की वैल्यू पूछ ली जाए, यानी कि आपका किसी का भी वैल्यू पूछा जा सकता है। डी का भी मान निकालने के लिए कहा जा सकता है, जेड का भी मान निकालने के लिए कहा जा सकता है, कैपिटल एम का भी मान निकालने के लिए कहा जा सकता है, और ए का भी मान आपको निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो डी का मतलब आप जानते हैं कि घनत्व कहा जा सकता है निकालने के लिए, जेड का मतलब परमाणुओं की संख्या आपसे कही जाएगी, और कैपिटल एम का मतलब मोलर द्रव्यमान आपसे कहा जाएगा निकालने के लिए, और ए का मतलब आपका कोर की लंबाई या भुजा की लंबाई आपसे कही जाएगी निकालने के लिए। और ये एन ए की वैल्यू आपके हो सकता है क्वेश्चन में न दिया जाए, तो आपको यहां पे याद रखना होगा कि एन ए बराबर आपका इतना आपका मान यानी 6.022 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु प्रति मोल आपका एन ए की वैल्यू होती है। तो ये मान लीजिए आपके क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो भी आपको अपने पास से ले जाके रखना होगा। ये आपका सूत्र हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आपको नोट करने में आसानी हो। अब देखिए यहां पे आपका पहला क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, अभी हम बात करते हैं। पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉपर, यानी कॉपर को हम लोग Cu से फलक केंद्रित घन, यानी कि फलक केंद्रित घन को हम लोग FCC से प्रदर्शित करते हैं, जालक में क्रिस्टलित होता है। इसके एकक सेल की कोर की लंबाई कितना दिया हुआ है, जो कोर की लंबाई आपका कितना दिया है, यहां पे देखिए आपका 3.608 गुणे 10 की पावर -8 सेंटीमीटर है। कॉपर का परमाणु भार देखिए यहां पे परमाणु भार भी आपका दिया है, आपका 63.1 है। कॉपर का आपको क्या पूछ रहा है, घनत्व निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए, यानी कि यहां पे ये जो है आपका क्या है, गिवन दैट, यानी कि दिया है, यानी क्या क्या दिया है पहले हम लोग ये नोट कर लेते हैं। तो आप देखिए पढ़िए ध्यान से, आपसे कहा जा रहा है कॉपर फलक केंद्रित घन, यानी कि जालक में परमाणुओं की संख्या आपका कितना होगा, तो FCC जालक में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, Z बराबर आपका 4 हो गया। आपको पहले से ही बताया गया है परमाणु FCC के परमाणुओं की संख्या 4, वही मान लीजिए आपसे कह देता कि BCC के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाती, आपका 2 हो जाता। वही मान लीजिए सरल घन एकक सेल दिया जाता तो आपका कितना हो जाता, परमाणुओं की संख्या 1 हो जाती। और वही हेक्सा मतलब खट कोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता तो 6 हो जाता। अंत्य केंद्रित परमाणुओं की संख्या यदि कहा जाता 2। तो ये सब आपको पहले ही बताया जा चुका है, वही चीज आपको यदि याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन लगाने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आपसे कह रहे थे कि ये सब चीज आप पहले से ही याद करते हुए चलिएगा, इसलिए आपको याद भी करवाते हुए हम आए हैं ताकि आपको लास्ट में कहीं कोई दिक्कत ना हो, जो भी क्वेश्चन आपको हो आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकें। तो हम लोग का यहाँ पे पहले नोट कर, यानी कि आपको क्या दिया है, आपका यहाँ पे फलक केंद्र यानी FCC दिया है, तो FCC के परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 4 होता है, तो Z बराबर 4 हो गया। अब आपसे कह रहा है एकक कोर की लंबाई, यानी लंबाई भी आपका दिया हुआ है, तो लंबाई कितना दिया है आपका यहाँ पे 3.608 गुणे 10 के पावर -8 सेंटीमीटर दिया। अब आपका परमाणु भार भी दिया है, तो लिख लीजिए कॉपर का परमाणु भार कितना दिया है, 63.1। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कॉपर का घनत्व, कॉपर का घनत्व D बराबर क्वेश्चन मार्क, और Na की वैल्यू नहीं दिया है तो भी आप यही लिखेंगे, यहां पे परमाणु प्रति ये मोल है आपका। अब आपका सूत्र भी याद होना चाहिए, यानी कि जब आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हैं तो उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में सोच पाएंगे कि क्या क्या दिया है, क्या आपसे पूछ रहा है और कौन सा फार्मूला आपको लगाना है। तो जब तक सूत्र नहीं याद होगा तब तक आपका सवाल नहीं लग पाएगा। तो आपका काम क्या है, पहले आपको फार्मूला याद करना। जो भी आपको सवाल बताया जा रहा है, पहला काम आप क्या करिए, उस फार्मूले को याद कर लीजिए। जब आपको याद हो जाएगा तब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्या क्या आपको दिया है, और पढ़ते जाइए क्वेश्चन, और जो कुछ भी दिया है उसको आप लिखते जाइए, और उसके बाद जो आपसे पूछ रहा है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। उसके बाद जो फार्मूला, उस फार्मूले को रखिए, और उस फार्मूले में जो कुछ भी वैल्यू आपको दिया गया है, जो आप लिखे हुए हैं, उन सबको उसके जगह पे मान रख दीजिए, और जो बच रहा है उसकी वैल्यू आप निकालें। तो देखते हैं हम लोग का कॉपर का जो घनत्व का सूत्र आपका ये है, ये आपका सूत्र हो गया।
अब इसमें आपको देखिए d बराबर z की वैल्यू क्या है 4 दिया, 4 लिख लीजिए। m की वैल्यू क्या है 63.1 है, 63.1 लिखिए। n a की वैल्यू आपका 6.022 गुणे 10 की पावर 23 इंटू 1 बटे a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3.608 गुणे 10 की पावर -8 का क्यूब लिख कर दीजिए। अब देखिए यहां पे इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद यहां पे इतना आ जाएगा और ये और इसका क्यूब कर दीजिए तो क्यूब करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, यानी इसका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसको मानक में लिया गया है, बहुत लंबा होगा लेकिन हम इसको मानक में लिए हुए हैं। और 8 का गुणा 3 में 8 3 24 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे आपका d बराबर हो जाएगा 252.4 और इसका क्या करिए गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद यहाँ पे इतना मानक के रूप में लिया गया है और 23 में से 24 को घटाएंगे तो 24 जो है माइनस में है, इसलिए 24 बड़ा भी है तो -1 हो जाएगा। इस वाले माइनस वाले यानी नीचे वाले को ऊपर यदि हम ले जाते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाता है और प्लस होता तो ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता। तो ये आपका जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी आपका 10 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका दशमलव क्या होगा हट जाएगा और इसका आप भाग देंगे तो भाग देने के बाद कितना आ जाएगा 8.92 और आपका घनत्व का जो मात्रक होता है ग्राम प्रति यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान मतलब किलोग्राम बटे आयतन का मीटर क्यूब, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी हो सकता है लेकिन यहां पे आपका सीजीएस पद्धति में है तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब लिखा गया। सीजीएस पद्धति और एम की यानी दोनों यूनिट एक ही पद्धति का होना चाहिए, तब आप उसको, ये ऐसा नहीं कि आप इसको किलोग्राम में कर दी इसको सेंटीमीटर, तो आपका गलत माना जाता है। आपका जो कुछ भी आपका यूनिट लिखते हैं तो आपको दोनों जितने भी आपके यूनिट है सब जो है एक ही यूनिट, यदि सीजीएस पद्धति में है तो ए सीजीएस पद्धति में ही रहे, यानी कि या एमकेएस पद्धति में है तो एमकेएस पद्धति में ही रहे, किसी एक ही पद्धति में आपका होना चाहिए। तो ये मान लीजिए आपका सीजीएस पद्धति में है तो सीजीएस पद्धति में लिख दीजिए और इसको आप एमकेएस पद्धति में है तो एमकेएस पद्धति में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे 11 में कैसे आप सीजीएस पद्धति को एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके बारे में आप लोग जानते हुए तो आप बदल सकते हैं, लेकिन आपका आंसर जो है यहीं पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन आपको हो गया। और भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आपके सामने है दूसरा नंबर। दूसरा क्वेश्चन है कि चांदी का क्रिस्टलीकरण यानी कि एफसीसी जालक में होता है यदि इसकी कोष्टिका के कोरों की लंबाई 4.02077 गुणे 10 के पावर -8 सेंटीमीटर तथा घनत्व तो आपका 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको क्या करना है, फार्मूला यदि याद है तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया इसके बारे में लिखना है। देखिए आपका लिखा क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपको लिखना क्या है, देखिए आपका क्या आ रहा है ऊपर एफसीसी जालक, तो एफसीसी जालक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, जेड बराबर आपका दिया है 4 दिया है। तुरंत आप ये जो कुछ भी लिखा है यहां पे जो कुछ भी लिखे एफसीसी लिखे या बीसीसी लिखे तो उनमें जेड की वैल्यू आप तुरंत उसके नाम से ही आप लिख लीजिए, आपको पहले से ही पता है। अब ये कोष्टिका के कोर की लंबाई यानी कोष्टिका के कोर की जो लंबाई है कितनी है आपका ये है, तो ए बराबर आपका 4.077 गुणे 10 की पावर -8 सेंटीमीटर है। अब उसका घनत्व दिया है, चांदी का घनत्व, किसका घनत्व चांदी का, तो कितना दिया है डी बराबर 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे चांदी का परमाणविक द्रव्य यानी चांदी का परमाणु द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, परमाणविक मतलब परमाणु द्रव्यमान, यम बराबर आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। फार्मूला आपको किसका पता है घनत्व का, तो घनत्व बराबर डी बराबर जेड गुणे एम बटे एन इंटू 1 बटे ए क्यूब। अब यहां से आपको क्या निकालना है, यम की वैल्यू निकालना, तो यहां से यम की वैल्यू निकाल लीजिए। ये आपका ये जो नीचे वाला है ये इधर जाएगा तो डी गुणे एन ए गुणे ए क्यू, बट्टे आपको यम निकालना तो ये इसका भाग दे दीजिए, यदि जेड निकालना होता यम का भाग दे देते आप। अब आपका जो कुछ भी वैल्यू आपके सामने यहां पे है, डी की वैल्यू 10.5 है, एन ए की वैल्यू आपको नहीं भी दिया है तभी आपको यही लिखना होता है, और ए की वैल्यू आपका 4.077 गुणे 10 की पावर -8 का क्यूब हो गया, बटे आपका जेड की वैल्यू 4 लिख दिए। अब यहां से बारी बारी से हम गुणा करते हैं, ये आपका वैसे हो गया, इसको आप वैसे उतार दिए, इसका क्यूब कर दिए तो इसको मानक में हम लिख दिए और 8 3 24 हो गया, बटे 4 हो गया।
अब यहां पे इन तीनों का गुणा कर दिए, गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा और मानक में ही लिखा गया है, और यहां 23 और ये -24 -1 हो जाएगा, बट्टे 4 हो गया। अब यहां देखिए जो है दशमलव आपका एक स्थान इधर घुसक जाएगा, यानी कि आपका 42.851 बट्टे 4। अब 4 से भाग देंगे तो 107.13 हो जाएगा। तो इसको यहां से मानक के रूप में लिखें तो यम बराबर आपका 107.1 ग्राम प्रति मोल। और हो सकता है आपके किताब में आपका ये भी हो सकता है 107.09 ग्राम प्रति मोल भी दिया है, तभी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आपका 107 आना चाहिए। 107 के बाद दशमलव में बहुत कम वैल्यू में आपका परिवर्तन है, क्योंकि मानक में जब चेंज किया गया है तो थोड़ा बहुत आपका दशमलव के बाद वाले अंक में परिवर्तन, यानी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आगे का जो पूर्णांक है वो मान आपका सही आना चाहिए। दशमलव के बाद आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मानक में चेंज किया गया, इस वजह से दशमलव के मान में परिवर्तन आपका देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बारी बारी से देखिए, सभी तरह के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं किस तरह से क्या पूछा जाएगा, तो क्या कैसे करना होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 × 10⁻² किलोग्राम, यानी किलोग्राम प्रति मोल है। यह 405, ये देखिए पीएम लिखा है। पीएम का मतलब पीकोमीटर, आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि पीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं पीकोमीटर पढ़ते हैं। ये आप हमेशा याद रखिए, कहीं पे भी यदि पीएम लिखा है तो इसका मतलब पीकोमीटर, और इसको मीटर में बदलते हैं तो आपका क्या होता है, 1 पीएम बराबर आपका 10⁻12 मीटर, यानी 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। और वही सेंटीमीटर में करते हैं तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻10 सेंटीमीटर, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहां पे यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनी एकक सेल बनाता है। यदि उसका घनत्व 2.7 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तो घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या है। अब ये जो कुछ भी दिया है पहले आप लिख लीजिए, क्या क्या आपका दिया है। गिवन दैट, आप चाहें तो यहां पे एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे भी आपका लिख सकते हैं, जो कुछ भी दिया है वो चीज आप यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया है पहले क्वेश्चन पढ़ते जाइए। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान दिया, मोलर द्रव्यमान यानी कि कैपिटल एम की वैल्यू दिया है 2.7 × 10⁻² किलोग्राम प्रति मीटर। आपकी मर्जी, आप चाहे ये नहीं लिखना चाहते हैं तब भी आप डायरेक्ट एम बराबर लिख दीजिए ये। फिर उसके भुजा की लंबाई ए बराबर आपका 405 पिकोमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी 405 × 10⁻12 मीटर। ये हिंदी आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका एकक कोष्ठिका का घनत्व डी बराबर आपका कितना दिया है, 2.7 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो एकक कोष्ठिका के परमाणुओं की संख्या आपका जेड बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी परमाणुओं की संख्या, यानी कि पूछ रहा है घनी एकक कोष्ठिका की प्रकृति। तो प्रकृति में आपका क्या हो जाएगा, यहां परमाणुओं की संख्या जब निकाल लेंगे तो आप वहां बता देंगे कि किस तरह का प्रकृति रखता है। अभी हम लास्ट में आपको बता रहे हैं। यहां तक हो गया। तो एकक सेल का घनत्व डी बराबर जेड × एम बटे एन ए इंटू ए की पावर क्यूब, ये आपके पास फार्मूला है। तो जेड की वैल्यू निकालना, तो जेड बराबर ये बाकी नीचे वाला इधर आ जाएगा और एम से भाग हो जाएगा। जो कुछ भी वैल्यू आपके पास है, यहाँ डी की वैल्यू आपका है, डी की वैल्यू रखिए। एन ए की वैल्यू आपको नहीं भी दिया जाएगा तभी आपको पता है ये होता है, और ए की वैल्यू 405 × 10⁻12 का क्यूब हो जाएगा, बटे एम की वैल्यू इतना हो जाएगा। अब यहां से देखिए 2.7 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपका क्या बचा, 6.2022 × 10 के पावर, ये देखिए 23 और ये 3 कितना हो जाएगा 26, और ये माइनस जो ऊपर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, 26 2 कितना हो जाएगा 28, यहां जोड़ के लिखा गया है। इसका आप क्यूब करेंगे तो आपका इतना, और गुणे 12 3 36 हो जाएगा। अब कि इसका और इसका, यानी कि ये जो आपका है और ये गुणा करेंगे तो आपका क्या कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, यानी 4,000,000 4 2 2 1 3 गुणे, यानी कि ये 28 में से 36 को घटाएंगे तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, इसलिए -8 आपका हो जाएगा। अब देखिए यहां से -8 यदि लगाते हैं तो 8 पॉइंट आप 8 अंक गिन के आप दशमलव लगा दीजिए, तो आपका जेड बराबर हो जाएगा 4.0004221
3। अब देखिए यहां पे 4.00 लिखा है, तो इसको लगभग में हम क्या लिख सकते हैं, z बराबर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि परमाणुओं की संख्या कभी दशमलव में नहीं आती, इसलिए हम लोग हमेशा पूर्णांक में ही लिखने का प्रयास करें। यदि आपके परमाणुओं की संख्या यदि कहीं कुछ है दशमलव में, तो उसको पूर्णांक में लिख दीजिएगा। अब देखिए यहां पे z बराबर क्या आया है, 4, यानी कि परमाणुओं की संख्या किसके लिए 4 आता है, तो आपको पहले से ही पता है कि FCC, यानी कि देखिए अभी इसी में आप देख लीजिए FCC जालक में परमाणुओं की संख्या क्या है, 4। तो ये इसकी प्रकृति की, यानी कि जिसका परमाणुओं की संख्या 4 होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, FCC बोला जाता है। तो यहां पे परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4। तो आपके घनी एकक कोष्टिका की प्रकृति क्या होगी, आपका हो जाएगा, यहां पे एक लाइन और लिख लेंगे कि इसकी प्रकृति किस तरह की हो जाएगी, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका होगी। तो इसकी प्रकृति किस तरह की हो जाएगी, FCC वाली प्रकृति, यानी फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका वाली जो है इसकी प्रकृति हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन आपका इस तरह के, यानी कि घनत्व तो निकालने वाला क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।